बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन, मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ क्लास नंबर 148 यानी 148 में। और आज हम 148 क्लास में समरी सूट के हवाले से बात करेंगे। और समरी सूट के साथ साथ जब इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगा 149 यानी 149वां, तो उसमें हम 489F पे बात करेंगे। अगर हम समरी सूट और 489F दोनों को समझ जाएंगे तो हम इन दोनों को कवर कर लेंगे, क्योंकि जो समरी सूट है वो बिल ऑफ एक्सचेंज की रिकवरी के लिए, चेक वगैरह के लिए, हुंडी और चेक वगैरह के रिकवरी के लिए समरी सूट ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 में होता है। इसी तरीके से 489F के सेक्शन के तहत उस पर FIR करती है। तो ये दोनों, चूँकि 489F क्रिमिनल सूट है, वो क्रिमिनल केस है सॉरी, और उसमें FIR दर्ज होती है, सज़ा का कॉन्सेप्ट है, और समरी सूट जो है ये रिकवरी है, और ये सिविल सूट CPC से बिलोंग करता है, इससे रिलेट करता है। तो चलते हम ऑर्डर 7 ऑर्डर 39 पढ़ते हैं, और इसके सब रूल जो है 1 2 3 4 5 6 7 वो भी हम पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो इस पे हम तबसरा करेंगे, कमेंट्री करेंगे, वो हम तफसील से पढ़ेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले जो है ऑर्डर 37 जो है वो हम पढ़ते हैं कि ऑर्डर 37 जो है वो बेसिकली कहता क्या है। तो ऑर्डर 37 जो है ऑफ द कोर्ट प्रोवाइड्स अ समरी प्रोसीजर to deal with cases based on negotiable instrument. Under the Negotiable Instrument Act, a presumption of correctness lies in favor of documents falling within the ambit of that act, one of the fact being that in such cases factum of consideration is not to be proved. A close look at Order 37 of the Code would show that this order, consisting of only 7 rules, which prescribed summary procedure for disposal of suit filed on the basis of negotiable instrument. ये एक समरी थोड़ी सी जो मैं आपके सामने बता रहा था कि समरी सूट में जो है, ये ऑर्डर 1 से पहले की बात, रूल 1 से पहले की बात बता रहा हूँ कि समरी सूट को डिस्कस करता है कि ये जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जो है कि बेस पे जो है ये सूट, समरी सूट फाइल होता है, और साथ साथ इसके 7 रूल है जो उस पर कंसिस्ट करता है। तो हम चलते हैं पहले ऑर्डर 39 रूल 1 की तरफ कि वो कहता क्या है। तो सबसे पहले ये एप्लीकेशन के हवाले से बात करता है। ऑर्डर 39 रूल 1 में एप्लीकेशन जो होता है, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर। दिस ऑर्डर शैल अप्लाई, यानी कैसे अप्लाई होगा। दिस ऑर्डर शैल अप्लाई ओनली टू द हाई कोर्ट एंड टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट and to any other civil court specially notified in this behalf by high court. ये जो है ये जो ऑर्डर 37 रूल 1 होगा, ये अप्लाई होगा ओनली हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, या अगर किसी सिविल कोर्ट को स्पेशली नोटिफाइड किया हो हाई कोर्ट की बिहाफ पे, तो वहाँ भी हो सकता है। ये भी ध्यान में रखें कि डीजे के साथ जो ADJ होते हैं वो भी समरी सूट सुन सकते हैं। अगर डीजे उस ADJ को जो है कोई केस ट्रांसफ़र करता है, भेजता है, तो ADJ भी सुन सकता है, क्योंकि ADJ के पावर DJ के मुतरादिफ होते हैं, एक बराबर होते हैं। अब जो इसकी थोड़ी सी रूल 1 का खुलासा है वो हम थोड़ा सा अगर पढ़ते हैं, तो चूँकि फिर ये सीक्वेंस से हट जाएंगे, तो मैं चलता हूँ कि हम ऑर्डर 37 रूल 2 को पढ़ें। हम तमाम रूल 7 तक पढ़ते हैं, फिर हम कमेंट्री की तरफ आते हैं। तो जो ऑर्डर 2 है इस हवाले से वो क्या कहता है। तो ऑर्डर 2 को जो है हम, ऑर्डर 1 तो हमने पढ़ लिया, अब ऑर्डर 2 जो है
वो कहता है इंस्टीट्यूशन ऑफ समरी सूट अपॉन बिल ऑफ एक्सचेंज, वो तो एप्लीकेबल है कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये जो है अप्लाई होता है। अब इसमें किस तरह हम इस सूट जो है वो इंस्टीट्यूट करेंगे, तो इस हवाले से ये बात करते हैं। ऑर्डर 37 रूल 2, इंस्टीट्यूशन ऑफ समरी सूट अपॉन बिल ऑफ एक्सचेंज। All suit upon bill of exchange hundies are promissory notes may, in cases the plaintiff desire to proceed hereunder, be instituted by presenting a plaint in the forum prescribed। जिस तरह सिविल सूट में एक प्लेंट हम रिकवरी केसेस में, दीगर केसेस में प्रोड्यूस सबमिट करते हैं कोर्ट में, बिल्कुल इसी तरीके से हम एक ऑर्डर 37 रूल 2 के तहत जो है हम एक प्लान बनाएंगे और वो कोर्ट में इंस्टीट्यूट करेंगे, सबमिट करेंगे। बट द समन शैल बी इन फॉर्म नंबर 4 इन अपेंडिक्स बी और इन सच अदर फॉर्म एज में बी फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब्ड। लेकिन ये इसके जो नोटिस जाएंगे वो आम सूट की तरह नहीं होंगे, बल्कि वो फॉर्म नंबर 4 जो है, जो सीपीसी का शेड्यूल है और जो अपेंडिक्स है बी के साथ, अकॉर्डिंग टू दैट जो है वो सर्विस होगा। यानी प्लांट की कॉपी होगी और इसकी जो पूरी तरीक़ेकार है उसी के मुताबिक जो है वो नोटिस डिफेंडेंट को जाएगा, सिर्फ सिंपल सर्विस के तहत नहीं। और ये फॉर्म नंबर 5 अपेंडिक्स बी के तहत जो है ये जो है ये पूरा तरीक़ेकार होगा डिफेंडेंट पे। अगर ये तरीक़ेकार के मुताबिक उस पर सर्विस नहीं होता है और उसके अगेंस्ट एक्सपर्टी भी हो जाता है, तो वो आके वो ये प्ली ले सकता है कि मुझ पे जो सर्विस है वो फॉर्म नंबर 4 के मुताबिक जो है वो नहीं हुआ है, लिहाजा अगर मेरे खिलाफ डिग्री हुई है या डिग्री हुई है तो उसको सेट असाइड किया जाए। अब इसका रूल का जो सब रूल है वो ये 1 हमने डिस्कस किया, जो 2 है, इन एनी केस इन विच द प्लांट एंड समन आर इन सम सच फॉर्म रेस्पेक्टिवली द डिफेंडेंट शैल नॉट अपीयर। अगर इसी तरीके से इसके पूरे फॉर्म 4 के मुताबिक उसको सर्विस हो गए और वो फिर भी अपीयर नहीं होता, डिफेंडेंट नॉट अपीयर और डिफेंड द सूट अनलेस ही ऑब्टेन्स लीव फ्रॉम अ जज as hereinafter provide so to appear and defend, and in default of his obtaining such leave or of his appearance and defense and pursuance thereof, the allegation in the plaint shall be deemed to be admitted and the plaintiff shall be entitled to a decree। ये है कि अगर वो इसी के मुताबिक नहीं आता है और वो कोई ऐसा ठोस शवाहिद नहीं देता है तो उसके मुताबिक जो है जो प्लेंटिफ है उसके हक में डिक्री हो जाएगी अगर वो अपीयरेंस नहीं करता। अब नंबर 3 के इसी का ए है, फॉर द प्रिंसिपल सम ड्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट एंड फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेटेड accordance with the provision of section 79 or section 80 as the case may be of the negotiable instrument act up to date of the institution of the suit or for the sum mentioned in the summon whereas less and for interest up to the date of decree at the same rate or of such other rate court thinks fit। अच्छा, इसमें बाकायदा जो समरी सूट होता है उसमें बाकायदा आप इंटरेस्ट रेट वगैरह ये सब चीज़ें जो है वो इसमें शामिल कर दिया जाता है, वो लिख लिया जाता है। इसी तरह फॉर सच सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट इफ एनी एज द कोर्ट में ऑर्डर अंडर सेक्शन 34 ऑफ दिस कोर्ट, तो फिर उसी के मुताबिक कोर्ट जो है वो ऑर्डर करेगा। फॉर सच सम फॉर कॉस्ट एज में बी प्रिस्क्राइब, और साथ साथ जो है कॉस्ट भी प्रिस्क्राइब होगी, प्रोवाइडेड दैट इफ द प्लेंटिफ क्लेम मोर देन सच फिक्स्ड सम फॉर कॉस्ट द कॉस्ट शैल बी असर्टेन इन द ऑर्डिनरी वे। और अगर ये कोई कोर्ट क्लेम करते तो ऑर्डिनरी वे पे जो है कोर्ट उसको असर्टेन करेगी। अ डिग्री पास अंडर दिस रूल में बी एग्जीक्यूटेड फॉरथविथ, और अगर कोई डिग्री हो जाती है तो वो फौरी जो है एग्जीक्यूट होगी। लेकिन ये ज़हन में रख लें कि फॉरथविथ का मतलब ये नहीं है कि अपील का हक किसी के पास नहीं है। अगर केस चलता है बाकायदा डिग्री होती है तो आप अपील में भी जा सकते हैं, लेकिन ये उस सूरत में कहते हैं कि अगर डिफेंडेंट नहीं आता है तो उस सूरत में जो है एग्जीक्यूशन फाइल हो सकती है। लेकिन मज़े की बात ये होती है कि अगर पहले ही कोर्ट में बंदा नहीं आया हो और इसके खिलाफ एक्स पार्टी हो चुकी है तो उसके बाद उस बंदे पे कैसे हम जो है
एग्जीक्यूशन में सर्विस करेंगे, इसलिए कि वो पहले भी नहीं आ चुका हो तो एग्जीक्यूशन में एक मसला होता ज़रूर है। अब हम जो है रूल 3 की तरफ चलते हैं कि इसका जो रूल 3 है वो क्या कहता है। तो रूल 3 जो है वो, ये मैं इसलिए रूल्स पहले पढ़ रहा हूँ, फिर समरी में डिटेल में आपको समझाता हूँ और बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा समरी सूट। रूल 3 है डिफेंडेंट शोइंग डिफेंस ऑन मेरिट टू हैव लीव टू अपेयर। अब अगर डिफेंडेंट आता है और वो मेरिट पे शो करता है अपना लीव टू डिफेंड के लिए वो अपेयर होता है मेरिट पे, तो उसको लीव टू डिफेंड मिलना चाहिए। नंबर 1 है इसका द कोर्ट शैल अपॉन एप्लीकेशन बाय द डिफेंडेंट। अब तो ये तो पहले प्लेंटिफ ने एप्लीकेशन दी थी, अब डिफेंडेंट आते एप्लीकेशन देते हैं एफिडेविट के साथ। गिव लीव टू अपेयर एंड टू डिफेंड द सूट अपॉन एफिडेविट, जो मैंने कहा एफिडेविट के साथ, which disclose such fact as would make it incumbent on the holder to prove consideration or such other fact as the court may be deemed sufficient to support the application। तो अगर कोर्ट उसको सफिशिएंट करते तो उसको लीव टू डिफेंड ग्रांट कर देता है, और उसके बाद जो है WS वगैरह और इशू ये सब चीज़ें उसी तरह चलेगी। अगर लीव टू डिफेंड ग्रांट हो जाता है तो ये जहन में रख लेना कि तमाम सूट जो है वो फिर नॉर्मल सूट के मुताबिक ही चलता है। लेकिन इसमें फ़र्क यही होता है समरी सूट और दीगर सूट में कि इसमें लीव टू डिफेंड का जो है वो इशू आता है। लीव टू डिफेंडेड को पहले जो है वो जो है मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, लीव टू डिफेंड में ही केस डिसाइड हो जाता है, और उसके बाद जो है फिर एग्जीक्यूशन होता है। और इसी तरीके से हाँ, उसके अपील का मैंने कहा कि अपील का होना ज़रूरी है, वो अपनी जगह पे, लेकिन एग्जीक्यूशन जब तक अपील में स्टे नहीं होती तो एग्जीक्यूशन रोक नहीं सकते। और वहाँ पर भी अपील में भी फिर डिक्रेटल अमाउंट जो है वो जमा करना होता है या फिर श्योरिटी देनी होती है। इसी तरीके लीव टू डिफेंड भी जो है वो कंडीशनल भी होता है और अनकंडीशनल भी कोर्ट दे देता है, लीव टू डिफेंड ग्रांट कर लेता है और आप जाके केस चलाते हैं नॉर्मली, या फिर आपको जो अमाउंट क्लेम हुआ है उसी के मुताबिक आपको श्योरिटी देनी होती है या सिक्योरिटी देनी होती है। तो ये जो है ये इसमें फ़र्क है बुनियादी तौर पर। इसमें है सेकंड नंबर 2 जो है रूल 3 का, लीव टू डिफेंड में बी गिवन अनकंडीशनली, जो मैंने पहले कहा आपसे, और सब्जेक्ट टू सच टर्म एज टू पेमेंट इनटू कोर्ट गिविंग सिक्योरिटी फ्रेमिंग एंड रिकॉर्डिंग इश्यूज और अदरवाइज एज द कोर्ट थिंक फिट। वही बात जो मैंने कही कि या तो कंडीशनल होगा अनकंडीशनल, यानी श्योरिटी में या सिक्योरिटी में, या फिर बगैर सिक्योरिटी के लीव टू डिफेंड ग्रांट हो जाता है। The provision of section 5 of the Limitation Act shall apply to application under sub rule 1। अच्छा, और ये दूसरी बात है कि लिमिटेशन एक्ट का जो सेक्शन 5 है वो एप्लीकेबल होगा। अब क्यों? वजह यह है कि आम जो सिविल सूट होते हैं, अगर आपको सर्विस हो जाता है तो 1 महीने का टाइम होता है WS फाइल करने के लिए या आपको अपीयरेंस के लिए। लेकिन समरी सूट में जब आप पे सर्विस एक बार हो जाए तो विद इन 10 डेज आप कोर्ट में अपीयर होंगे। 10 दिन का लिमिटेशन है आपके पास। अगर 10 दिन आपने ज़ाया कर दिया, नहीं आया, तो फिर आपको पहले ये चीज़ें कवर करने, डे टू डे आपको कोर्ट को बताना होगा कि मैंने 10 दिन में मेरी क्या क्या मसरूफियत, क्यों नहीं आ सका, और कोर्ट को मुतमईन करना पड़ेगा। अदरवाइज लीव टू डिफेंड आपको नहीं मिलेगा और आपके खिलाफ केस हो जाएगा। ये जो है ये लिमिटेशन का मतलब ये है समरी सूट का कि ये 10 डेज होते हैं इसमें। अब हम रूल 4 की तरफ चलते हैं। पावर टू सेट असाइड डिग्री आफ्टर डिग्री द कोर्ट अगर कोई डिग्री कर लेते अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस सेट असाइड द डिग्री एंड इफ नेसेसरी स्टे और सेट असाइड एग्जीक्यूशन एंड मे गिव लीव टू द डिफेंड टू अपीयर टू द समन एंड टू डिफेंड द सूट इफ इट सीम रीजनेबल टू द कोर्ट टू डू सो एंड ऑन सच टर्म एज द कोर्ट थिंक फिट। तो अगर इसी तरीके से कोई डिग्री हो तो वो सेट असाइड भी हो सकती है अगर कोई ठोस रीज़न शवायद डिफेंडेंट बताता है कोर्ट को और वो इसको थिंक फिट तस्वर करती है कोर्ट, तो ये सेट असाइड हो सकती है। इसी तरीके से पावर जो रूल 5 है, पावर टू ऑर्डर बिल एटसेट्रा टू बी डिपॉजिट विद ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस ऑर्डर द कोर्ट में ऑर्डर द बिल hundi or note on which the suit is founded to be forthwith deposited with
an officer of the court and may further order that all proceedings shall be stayed until the plaintiff gives security for the cost thereof. ये पांचवा रूल है। और नंबर 6 रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ नोटिंग नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ डिसऑनर बिल और नोट। और नंबर 7 है प्रोसीजर इन सूट save as to provide by this order the procedure in suit hereafter shall be the same as the procedure in suit instituted in the ordinary manner। और इसी तरीके से जो मैंने कहा कि ये जो लीव टू डिफेंड है यहाँ तक तो ये अलग होता है, अदरवाइज ये फिर ऑर्डिनरी मैटर के तरह ही ये सूट चलता है। तो चलते हैं हम इसके डिटेल की तरफ। वो डिटेल इस तरीके से है कि जब हमने एप्लीकेशन नंबर 1 जो एप्लीकेबल हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे होता है, तो इसके मुतालिक थोड़ा सा हम डिटेल आपको मैं बता देता हूँ कि पेरूजल ऑफ रूल या ऑर्डर 37 of the court indicates that the order is applicable to the high court, to district court and any other civil court notified in this behalf by the high court। ये ऑर्डर के अलावा इसके लिए आप PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज 362 भी देख सकते हैं। और Order 37 Rule 1 and 2 CPC can only be invoked against a defendant where notices are issued properly in prescribed form। और ये जो प्रिस्क्राइब फॉर्म मैंने कहा था फॉर्म 4 अपेंडिक्स बी के मुताबिक ही डिफेंडेंट को नोटिस जाएंगे। तो ऑर्डर 37 रूल 1 एंड 2 तो कहते ही है, लेकिन साथ साथ 2014 CLC पेज 1242 2014 CLC पेज 1242 भी आप देख सकते हैं इसके लिए। और इसके बाद वेयर डिफेंडेंट अपीयर लीव टू डिफेंड अ सूट इज ग्रांटेड। अब अगर डिफेंडेंट अपीयर होता है तो लीव टू डिफेंड सूट जो है वो ग्रांट हो जाता है। रिटन स्टेटमेंट कैटेगोरिकली डिनाइड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोनोट इज फाइल्ड एंड इवन इशूड फ्रेम्ड, यानी रिटन स्टेटमेंट भी आ जाता है, वो उसको डिनाई कर लेते हैं उसके तमाम प्लेंटिफ के दावे को, और इशू भी फ्रेम हो जाता है। इट बिकम्स इनकम्बेंट अपॉन द ट्रायल कोर्ट टू हैव डिसाइडेड द केस आफ्टर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू द पार्टीज to adduce evidence in support of their respective claim, notwithstanding that defendant admitted the execution of pronote and receipt. It is further necessary that document be formally brought on record. Court cannot direct a person to pay the decretal amount who was neither a judgment debtor nor a party to the suit। अब ये जो है, जैसे मैंने कहा कि जब तक ये फैसला आता नहीं है, जब तक किसी को डिक्रेटेड अमाउंट पे मजबूर नहीं किया जा सकता, बाकायदा चार्ज फ्रेम होगा तो एविडेंस लीड होगी, बाकायदा उसी तरह केस चलेगा। चलने के बाद वो अगर साबित करता है तो डिक्री उसके जजमेंट और डिक्री उसके हक में आ सकता है, अदरवाइज नहीं। इसी तरीके से अगर हम सर्विस मस्ट बी ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, जो मैंने बताया कि जो स्पेशल प्रोसीजर जो है इसका ऑर्डर 37 का है, नोटिस एंड समर वर इशूड टू द डिफेंडेंट एज इफ इट वाज an ordinary suit for recovery of amount under provision of sub rule 1 and 2 of order 39 CPC in all suit upon bill of exchange whom these are promissory note, a plaint would be presented in the form prescribed, और इसी के समन के साथ ही प्लेंट भी उधर जाएगा। फॉर्म नंबर 4 इन अपेंडिक्स बी ऑफ शेड्यूल ऑफ CPC, यानी जो CPC का शेड्यूल है उसमें पूरा तरीक़ाकार उसको दिया गया, अकॉर्डिंग टू दैट जो है उस पर समन जाएंगे। और इसके लिए when the notices summon were not issued on the prescribed form available in the schedule of CPC, defendant would not be at fault। और वो इसका अगर नहीं हुआ तो उस डिफेंडेंट का फॉल्ट नहीं है। ये इस पे आप 2012 CLC पेज 748 जरूर पढ़े। अगर उसके मुताबिक नहीं होगा तो डिफेंडेंट अपीयर भी नहीं होता तो उसका फॉल्ट नहीं है। ये जो है ये फॉर्म की बताते। इसी के लिए आप 2012 CLC पेज 1141 भी पढ़ सकते हैं। आप 2013 MLD पेज 1012 और 2013 CLD पेज 1174 और 2013 CLC 1042, ये सब आप इस हवाले से पढ़ सकते हैं। अब हम सिविल सूट के ऑब्जेक्ट, इसका मकसद क्या है, किस मकसद के लिए जो है ये किया जाता है, ये पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोविजन एज कंटेन इन ऑर्डर 37 रूल 1
to 3 is provide mechanism for speedy and summary remedy for recovery of money in respect of suit which are filed on the basis of promissory notes, bill of exchange, checks and hundies. PLD 2003 पेशावर पेज 208. ये पूरा मकसद जो ऑब्जेक्ट है समरी सूट का वो आप इसमें पढ़ सकते हैं. इसी तरह अगर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो तो माइक्रो फाइनेंस का जो है वो इस पे एप्लीकेबल. माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आर नॉट डीम्ड टू बी बैंकिंग कंपनीज. ये बैंकिंग कंपनीज में नहीं आते हैं, इसलिए ये इस रिकवरी ऑफ लोन कैन नॉट बी ऑब्टेन अंडर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑफ फाइनेंस ऑर्डिनेंस 2001 बाय माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन थ्रू बैंकिंग कोड. हाई कोर्ट डिक्लाइन टू इश्यूज डायरेक्शन. ये 2018 CLD 1196 में आप जरूर पढ़ लें कि माइक्रो फाइनेंस जो है वो हाई कोर्ट ने डिक्लाइन किया है इस पर. इसी तरीके से जो मैंने बताया था कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी सुन सकता है, तो इसके लिए 2004 MLD पेज 1851 भी आप देख सकते हैं. इसी तरह लीव टू डिफेंड के लिए till such time as leave to defend is granted, defendant cannot even file interlocutory application in order to agitate the point of jurisdiction of court or to question transaction between the parties or to change validity and legal effect of promissory note and cross check etc on which the suit is founded. ये बहुत अहम बात है. ये 1997 MLD 1835 ये जरूर देखें. Till such time as leave to defend is granted, defendant cannot even file interlocutory. जब तक वो आया नहीं है और लीव टू डिफेंड ग्रांट नहीं हुआ है, वो इस तरीके से कोई और एप्लीकेशन नहीं दे सकते इससे पहले कि इसका जुरिस्डिक्शन नहीं बनता, ये गलत कहता. नहीं, सबसे पहले वो एप्लीकेशन एफिडेविट देंगे, लीव टू डिफेंड मांगेंगे, उसके बाद वो तमाम और बातें और रेमेडीज लेंगे. लेकिन जब तक लीव टू डिफेंड जो है वो ग्रांट नहीं हुआ, आप किसी भी किस्म की रेमेडी नहीं ले सकते. इसी तरीके से वंस लीव टू डिफेंड ग्रांटेड सूट अंडर दिस ऑर्डर will partake the nature and character of a normal suit for recovery of money. 2002 MLD पेज 696. लेकिन अगर लीव टू डिफेंड ग्रांट हो जाते हैं तो फिर ये नॉर्मल केस में सूट आ जाता है. इसी तरह लिमिटेशन फॉर फाइल लीव टू डिफेंड इन सूट अंडर ऑर्डर 37 रूल 1 and 2 जो मैंने आपको बताया है कि इसके लिमिटेशन है. तो लिमिटेशन फॉर लीव टू अपेयर एंड डिफाइंड इन सूट ऑर्डर 39 रूल 1 and 2 CP is 10 days. अंडर आर्टिकल 159 लिमिटेशन एक्ट 1908 जो लिमिटेशन एक्ट 1908 का इसका अंडर आर्टिकल 159 जो है वो एप्लीकेबल है. विच कुड रन फ्रॉम सर्विस ऑफ समन. कोर्ट शुड डू सब्सटैंशियल जस्टिस इंस्टेड ऑफ नॉकिंग आउट अ पर्सन ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ अ सर्टन फॉर्मेलिटीज. डिफेंडेंट कुड नॉट ऑब्टेन कॉपी ऑफ प्लेंट as he was in jail. His counsel could not be supposed to obtain copy of plaint. Penal provision of order 37 rule 1 and 2 can only be invoked against a defendant where notices are issued properly in prescribed form. 2014 CLC पेज 1222. ये जरूरी है, प्रेस्क्राइब फॉर्म के मुताबिक सर्विस होनी चाहिए. रिपोर्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर showed that he had not delivered copy of plaint to defendant at time of service of summon of upon him. Limitation of filing application for leave to defend suit would not be computed from alleged date of summon. Service upon defendant or such date could not be termed as a proper service. Non-supply of copy of plaint to defendant at the time of service of summon upon him would constitute a special circumstance for setting aside decree under order 39 rule 4 CPC 2014 CLC पेज 105. अगर प्लेंट की कॉपी और सही सर्विस नहीं पहुंचाया गया, उस सर्विस जो प्रोसेसर है उसका बयान भी मौजूद हो, तो यह डिक्री सेट असाइड हो सकती है. ये अहम बातें हैं. आगे जाके हम ये जो समरी सूट के हवाले से हैं, और दूसरी बात यह कि जिस चेक को पे केस करते हैं समरी सूट के लिए, तो उसमें plaintiff would be bound to present the check to the bank and if the same was dishonored could file a suit under 37 order 37 CPC for cause of action had accrued against the drawer of said check. If check was not presented to the bank for its payment, procedure provided for in order 37 would not be available to the plaintiff and the suit so filed would not be maintainable.
2016 CLC पेज 937। अगर वो बैंक से कोई वो चेक जो है वो बाउंस नहीं हुआ तो फिर समरी सूट नहीं बनता, ये ज़हन में रख लेना। ये 2016 CLC पेज 937 है। अगर वो किसी बैंक में पेश नहीं हुआ तो समरी सूट आप नहीं कर सकते। और ये जो इसके लिए 2017 YLR पे नोट है, पेज 391 है और पेज 283 है। नोट 391 है और पेज 283 है। 2017 YLR नोट 391 और पेज 283 ये है लीव टू डिफेंड माइट बी गिवन अनकंडीशनली और सब्जेक्ट टू सच टर्म एज टू पेमेंट। जो मैंने कहा कि कंडीशनली होगा, बगैर श्योरिटी के भी और श्योरिटी के भी कोर्ट जो है लीव टू डिफेंड ग्रांट कर सकती है। तो इस हवाले से बात हो रही थी, जो मैंने साइटेशन भी दी। ये जो सूट बेस्ड ऑन प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट इज डिफाइंड। अच्छा, मैं प्रोमिसरी नोट किस तरह डिफाइन किया गया है? एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग टू पे some should be a sum of money and should be certain. Payment should be to order of a person who is certain or to bearer of an instrument make should sign it. ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो प्रोमिसरी नोट का है। सेक्शन 4 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 सेक्शन 4 में जो है इसको प्रोमिसरी नोट को डिफाइन किया गया है। इसी तरीके से अटेस्टेशन, आप जिस तरीके से बोलते हैं चेक अगर किसी ने किसी को दिया है तो इस चेक पे आप ये नहीं कह सकते कि दो गवाहों के सामने इस पे दो गवाहों के दस्तखत नहीं है या अटेस्टेशन नहीं है। चेक के लिए किसी के अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं होती। प्रोमिसरी नोट इज़ नॉट रिक्वायर्ड अटेस्टेशन, यानी प्रोमिसरी नोट जो होता है वो अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं होती। Promissory note is not required attestation of witnesses and is neither covered by Article 17 Qanun Shahadat, which is general law, nor production of at least 2 witnesses to prove the execution of pro note is fatal for making the same admissible in evidence. 2006 है PLD पेज 91, 2006 YLR पेज 1139, PLD 207 लाहौर 114, 2007 YLR पेज 1038। ये सब इसमें आप देख सकते हैं। इसी तरीके से ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट जो है वो भी इसमें ओपिनियन ऑफ हैंड राइटिंग इज आल्सो वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड मोड ऑफ एविडेंस सच एन एप्लीकेशन इज कॉम्पिटेंट। 2005 MLD 1761 ये भी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मैं जो एक और कुछ चीज़ें हैं कि जिसमें लीव टू डिफेंड जो है वो लिया गया है। लीव टू डिफेंड कौन कौन से उसमें लिया गया है? अगर कोई लीव टू डिफेंड के लिए आता है तो उसके पास कौन कौन से ग्राउंड होने चाहिए? तो द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फॉर ग्रांट ऑफ लीव टू डिफेंड। Number 1, if the defendant satisfy the court that he has good defense to the claim on its merit, if the defendant raise a tribal issue indicating that he has a fair or bona fide or reasonable defense, although not a positively good defense, if the defendant disclose such fact as may be deemed sufficient to entitle him to defend, if the defendant has no defense or the defense set up is illusory or sham or practically moonshine, then ordinarily the plaintiff is entitled to leave to sign judgment. If the defendant has no defense or the defendant is illusory or sham or practically moonshine, then court may protect the plaintiff by only allowing the defense to proceed if the amount claimed is paid into court or otherwise secured and give leave to defend on such opinion and thereof. ये है 2001 CLC 653। और उसके बाद डिफेंस रेज डिस्प्यूट, डिफेंडेंट रेज डिस्प्यूटेड issues of fact requiring trial at hearing of suit after appropriate evidence 1999 MLD पेज 1214। तो ये जो है
इस हवाले से इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का पीएलडी पेज 1963 पे सुप्रीम कोर्ट पेज 163, पीएलडी 1963 सुप्रीम कोर्ट पेज 163 भी देख सकते हैं। इस हवाले से डिफेंस लीव टू डिफेंड के हवाले से कि आप किस किस्म के वो ग्राउंड ले सकते हैं। और इसी तरीके से अगर कोई प्रोमिसरी नोट जो है या जो परमिशन वो करते हैं, उसके हवाले से भी जो है एलिगेशन दैट promissory note forged, fabricated, false and without consideration and inadmissible in evidence, तो ये भी जो है 1991 MLD 2347 में ये भी ग्राउंड लिया गया है। सूट फॉल फाइल्ड आफ्टर 7 years फ्रॉम एग्जीक्यूशन ऑफ एलिगेशन प्रो नोट, ये 1991 MLD 2347 देख सकते हैं, इस पे भी ये हो चुका है। समन नॉट इशूड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म 1993 MLD 2320, ये भी जो है ग्राउंड लिए गए हैं। सूट एलिज टू बी बार्ड बाई टाइम 1993 MLD 607, क्वेश्चन एज टू मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट 1993 CLC 2217, ये तकरीबन आप इस पे 1993 MLD 997 और ये जो है 1992 CLC 1441, ये तमाम जो है आप उसमें इसके हवाले से जो है आप देख सकते हैं कि इस तरीके से लीव टू डिफेंड के लिए ग्राउंड लिए गए हैं। और आप इसके लिए और भी मजीद, और अगर जो लीव टू डिफेंड रिफ्यूज़ हुआ है, वो चूँकि मैंने ग्रांट के बताया रिफ्यूज़ हुआ है, तो उस पर भी आप देख सकते हैं वेयर डिफेंस सेटअप इज वेग, अनसेटिस्फैक्ट्री एंड लैकिंग इन बोनाफाइड 1999 CLC पेज 450। इसी तरह अनकंडीशनल लीव टू अपेयर एंड डिफेंस suit cannot be granted in cases where possibility of defense being a sham one could not be overlooked 1991 CLC 442। इसी तरह defendant not able to disclose even a prima facie defense, PLD 1999 Lahore page 88, entire body of the acknowledgement and all the blank of the pronote and receipt appear to be scribed by the defendant himself 1999 CLC, ये वो है जिसपे रिफ्यूज हुआ डिफेंस। ये है क्लेम एक्सेप्ट पेनल इंटरेस्ट एडमिटेड डिफेंस एलुसरी नो एक्शन कॉल्ड फॉर काउंटर क्लेम अगेंस्ट प्लेंटिफ 1995 CLC 880। इसी तरह एब्सेंस फ्रॉम कंट्री, इसी तरह बोल्ड एलिगेशन ऑफ फ्रॉड विदाउट एनी डिटेल PLD 1987 लाहौर पेज 17, ये तमाम जो है इस पे रिफ्यूज भी हुआ है। तो मैंने और इसी तरीके से जब अगर ये बोथ साइड पे अगर डिफेंडेंट के हक में होता है या प्लेंटिफ के हक में, तो इस पे आप हाई कोर्ट में अपील में जा सकते हैं। इसके लिए आपके पास अपील का भी वो मौजूद है ऑप्शन। अगर किसी के हक में या किसी के मुखालिफत में होता है तो दोनों जो हक में होता है वो तो नहीं जाएगा, जिसके अगेंस्ट आएगा लाजमी बात है वो जाके जो एग्जीक्यूशन के वक्त वो जजमेंट एक डेटर होगा और एक जो है होल्डर होगा। तो इसी तरीके से एग्जीक्यूशन भी साथ चलती रहेगी, अपील भी, लेकिन अपील में आपको स्टे लेना ज़रूरी होगा ताकि एग्जीक्यूशन को रोका जा सके। अदरवाइज अगर और लेकिन हमेशा ये देखा गया है कि अपील के टाइम भी जो है आपकी तब जिस तरह लीव टू डिफेंड ग्रांट होता है, इसी तरीके से आपका अपील तब ग्रांट होता है कि जब तक आप डिक्रेटल अमाउंट जमा नहीं करते। ज़्यादातर यही देखा गया है और अक्सर ऐसा ही होता है। तो डिक्रेटल अमाउंट के बाद आप जो है अगर अपील है तो फिर उस पर आप अपील पे आर्गूमेंट कर सकते हैं, वो एडमिट हो जाता है। इसी तरीके से ये जहन में रख लेना कि ये जो तमाम बातें मैंने शुरू से की, समरी सूट का एप्लीकेशन, फिर कैसे प्लेंटिफ फाइल करेगा और फिर लीव टू डिफेंड, इसी तरह फिर लीव टू डिफेंड का जो लिमिटेशन है वो बताया, इसी तरह लीव टू डिफेंड किस किस ग्राउंड पे ग्रांट होती है, किस पे रिफ्यूज़ होते हैं, वो मैंने पूरे डिटेल बताया। इसलिए आज ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन चूँकि समरी सूट को सम अप करना था और ये तकरीबन मेरे हिसाब से समरी सूट को मैंने जहाँ तक सम अप करना था वो आपके सामने गोशे गुजार किया। नेक्स्ट जो है हम इसी से मुताल्लिक़ जो क्रिमिनल का होगा 489F,
जो CRPC का है उस पर हम डिटेल गुफ्तगू करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।